वैल्यू ऑफ हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 15(1). सेक्शन 15(1) ने हमें क्या बताया है कि जो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू रहेगी वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू कब लेनी है? जब जो भी सप्लाई हुई है वो नॉन रिलेटेड पर्सन के बीच में हुई है, और जो कंसिडरेशन मिला वो सोल कंसिडरेशन के रूप में मिला। मीन्स जो प्राइस मिला वो सोल कंसिडरेशन के रूप में मिला। ये दो बातें हमें सेक्शन 15(1) बताया था कल, कि जो भी सप्लाई की जा रही है वो सोल कंसिडरेशन के रूप में की जा रही है, और जो भी प्राइस मिल रही है वो हमें, या फिर प्राइस नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। कब होगी? जब जो भी सप्लाई की गई है वो नॉन रिलेटेड के बीच में गई है। मीन्स नॉट रिलेटेड जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो रिलेटेड पर्सन के बीच में नहीं की गई है। और जो भी अपना प्राइस है कंसिडरेशन, वो सोल कंसिडरेशन है, तो वो सेक्शन 15(1) में बताया था। अब 15(2) में हमें कुछ इंक्लूजन पढ़े थे। मीन्स कुछ ऐसी वो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई करना होता है। कौन सी थी, किस प्रकार की पढ़ी थी, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करें उनको। तो देखो सेक्शन 15(1) सबसे पहले ये 15 है जीएसटी एक्ट का, ये जीएसटी एक्ट में भी एप्लीकेबल होगा। सबसे ऊपर जो हेडिंग बनी हुई है वो हमें यही बता रही है कि सेक्शन 15 इज एप्लीकेबल टू इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरेस्ट सप्लाई मीन्स स्टेट पे आईजीएसटी लगता है, तो आईजीएसटी एक्ट में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते टाइम हम। तो सेक्शन 15 में क्या पढ़ा था हमने कि जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 है वो आईजीएसटी में भी एप्लीकेबल होगा। ऊपर ही ऊपर हमें बता रहा है कि इंटरस्टेट सप्लाई में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 15 को फॉलो किया जाएगा। अब उसके बाद हमने कुछ आइटम्स ऐसी देखी थी जिनको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर सप्लाई वैल्यू निकालते टाइम उनको वापस से ऐड करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू थी? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टैक्स हो जो जीएसटी के अलावा हो। मीन्स के अलावा हो सकता है लोकल टैक्स हो सकता है, लोकल अथॉरिटी टैक्स हो सकता है, इंट्री टैक्स हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की ड्यूटी चुकाई हो, या फिर किसी भी प्रकार का सेस चुकाया हो, या फिर किसी भी प्रकार की फीस चुकाई हो। अगर ये खर्चे अपन ने सप्लाई से रिलेटेड कर दिए, किसने? इस प्रकार के खर्चे अगर सप्लायर ने किए हैं, तो इन पर सारे खर्चों को वापस से हम ऐड करेंगे। एनी टैक्स ड्यूटी सेस फीस एंड चार्ज लेविड अंडर अंडर एनी लॉ, जो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग ये चार्जेबल है। ठीक है ना? तो इनको हम वापस से वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू में जो टैक्स है एनी जीएसटी या फिर जीएसटी के अलावा जो टैक्स है वो 10,000 रुपए का टैक्स भी है, तो हम उसे वापस से ऐड कर देंगे। और वैल्यू ऑफ सप्लाई अपनी कितनी हो जाएगी? 1,00,000 प्लस 10,000, 1,10,000 अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में तो ये बताया था। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि कोई भी पेमेंट जिसके लिए लायबल तो कौन था? सप्लायर था, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पे किसने कर दिया वो खर्चा? वो रिसिपेंट ने पे कर दिया। मीन्स सप्लायर ने बोल दिया कि रिसिपेंट तुम ये पे करो, तो उस खर्चे को भी हम वापस से ऐड करेंगे। किसमें? वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते टाइम उसे वापस से ऐड करेंगे। जैसे पढ़ो इसमें क्या बताया, एनी अमाउंट दैट द सप्लाई इज लायबल टू पे, कोई भी अमाउंट जिसको पे करने के लिए सप्लाई लायबल है इन रिलेशन टू सच सप्लाई, उस सप्लाई के रिलेशन में, बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपेंट, जो भी सप्लाई का रिसिपेंट है उसके द्वारा वो खर्चा या फिर वो पेमेंट किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी पेमेंट किया गया उसे वापस से हम ऐड कर देंगे। तीसरा मैंने बताया था, तीसरे की देखो आपको एक लिस्ट भेजी थी ग्रुप में, आप लोगों ने देखी हो तो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के बारे में था। मैंने वहां पे बताया था कौन कौन से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। तो नॉर्मली इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मीनिंग याद रखो, जो सप्लाई से रिलेटेड हो। जैसे हो सकता है कोई भी पैकिंग चार्ज का हो सकता है कोई भी फ्रेट का हो सकता है कोई भी कमीशन का हो। इस प्रकार के खर्चे हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई भी खर्चे किए गए हैं, कब तक? उस गुड्स की डिलीवरी देने से पहले तक इस प्रकार के खर्चे किए गए हैं, तो उनको वापस से हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में
वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते टाइम वापस से ऐड करेंगे। जैसे कोई भी कमीशन या फिर फ्रेट वगैरह या फिर पैकिंग चार्ज वगैरह है जो 10,000 रुपए का है, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू है अपनी 1,00,000 रुपए की। उस ट्रांजेक्शन वैल्यू में हम 10,000 से ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी अपनी, 1,10,000 रुपये हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या बताया, इंसिडेंटल एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग, इंसिडेंटल एक्सपेंसेज जिसमें इंक्लूड कर रहा है सेलिंग कमीशन, कोई भी बेचने का कमीशन, जैसे मैंने कोई भी गुड्स बेची उसके लिए कोई भी कमीशन चुकाया, या फिर जो भी मेरी गुड्स है उसका पैकिंग का चार्ज हो गया बाय सप्लायर, वो किसके द्वारा किया गया है, सप्लायर के द्वारा किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, सप्लाई के रिगार्डिंग, मीन्स सप्लाई के लिए वो खर्चा किया गया है, या तो सप्लाई हो सकती है गुड्स की या सर्विस की या फिर बोथ की। तो अगर ऐसा खर्चा किया गया है बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो गुड्स या सर्विस की डिलीवरी देने से पहले वो खर्चा किया गया तो उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे बता भी रखा है, इंस्पेक्शन चार्ज हो गया, कोई भी इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्ज हो गया, आउटवर्ड फ्रेट हो गया, वेटिंग वेटिंग एंड लोडिंग चार्ज हो गया, जैसे मैंने कोई भी इंस्पेक्शन का चार्ज चुका दिया या उसी गुड्स या सर्विस को इंस्टॉल करने का चार्ज चुका दिया, या फिर आउटवर्ड सप्लाई का फ्रेट, आउटवर्ड मीन्स मैंने जो बेचा और जिस भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो गुड्स आपको डिलीवर हुई उस फ्रेट का रेंट हो गया, और होल लोडिंग चार्ज, जो भी गुड्स भेजिए आपको उसको लोडिंग का और अनलोडिंग का भी खर्चा आया होगा, वो खर्चा भी वापस इंक्लूड कर देंगे। कंसल्टेंसी चार्ज लगी कोई तो वो भी इंक्लूड कर देंगे, और इंश्योरेंस, इस प्रकार के ये सारे खर्चे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर देंगे तो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस या फिर पेनल्टी लगी, जैसे मैंने आप लोगों को 1,00,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है, 1,00,000 रुपए का माल सप्लाई किया, गुड्स से सप्लाई कर दी। अब आपने, जैसे मैंने आपको एक एग्रीमेंट हुआ था कि 1 महीने के विद इन आप मेरे को पेमेंट कर दोगे, लेकिन मैंने कंडीशन क्या रखी कि 1 महीने के विद इन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हो सकता है मैं उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लूं, या हो सकता है डिलेड पेमेंट की पेनल्टी एप्लीकेबल कर दूं। जैसे मैंने 10,000 रुपये आप पे डिलेड पेमेंट की पेनल्टी एप्लीकेबल कर दी, तो जो भी डिलेड पेमेंट की पेनल्टी रहेगी उसे हम वापस से ऐड करेंगे। पेनल्टी डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, किसी भी सप्लाई के रिगार्डिंग अगर कोई डिलेड पेमेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, लेट फीस मिली तो उसे हम वापस से ऐड करेंगे। ये 4 पॉइंट ये पढ़े थे। उसके बाद 5वां पॉइंट पढ़ा था हमने, कौन सा, सब्सिडी का, कि अगर सप्लायर को अगर सप्लायर को गवर्नमेंट के अलावा और कहीं से कोई भी सब्सिडी मिल रही है तो उसको हम क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे। जैसे हो सकता है किसी लोकल अथॉरिटी से मिल रही हो सकता है किसी ट्रस्ट से मिल रही हो सकता है किसी सोसाइटी से मिल रही हो, तो जो भी लिंक कर रही है किससे, उस डायरेक्ट उस सप्लाई से लिंक कर रही है, तो उस प्रकार के सब्सिडी को हम क्या कर देंगे, में ऐड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या बताया, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, जो डायरेक्टली प्राइस से लिंक है, एक्सक्लूडिंग, तो उसको प्राइस से लिंक कर रही है तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसका एक्सेप्शन बता रहा है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या करना है कि सब्सिडी अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है तो उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ तक किसको कोई डाउट है तो सेक्शन 15(2) तक। किसी को डाउट है? तो अब देखो अपना नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन वही है, उसका क्लाज चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्लाज कौन सा आ रहा है, 15(3). 15(3) में हमें क्या बता रहा है कि कुछ ऐसी ऐसी आइटम रहेंगी, कुछ ऐसी प्राइस रहेगी जिसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, किससे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, उस टाइम उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मीन्स उसे उसे ऐड नहीं करेंगे, अगर ऐड है तो उसे लेस कर देंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी आ सकती है या फिर कौन कौन सी आइटम है जिन्हें हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एनी डिस्काउंट, देखो सबसे पहले बता रहे एनी डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट विच इज गिवन,
जो दिया गया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या तो सप्लाई से पहले या फिर सप्लाई के टाइम पर। इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर वो डिस्काउंट इनवॉइस में ड्यूली रिकॉर्डेड है तो उसे हम क्या करेंगे, वापस से एक्सक्लूड कर देंगे। मीन्स जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए की गुड्स बेची, 1 लाख रुपए की गुड्स बेचते टाइम या फिर जब आप मैंने आपको सप्लाई की उस टाइम मैंने आपको 2% या फिर 5% डिस्काउंट दे दिया कि जो भी आपकी अमाउंट रहेगी इन गुड्स की या फिर इन सप्लाई की, उस पे आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। जैसे आपकी गुड्स की वैल्यू रही 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में मैंने 5% आपको डिस्काउंट दे दिया। मीन्स जो 5%, 5,000 रुपए, जो 5,000 रुपए अमाउंट अमाउंट रहेगी वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, किसमें से, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। तो जो इनवॉइस होगा अपना वो कितने का होगा, 95,000 का होगा। और जो टैक्स भी दिया जाएगा वो कितने पे चुकाया जाएगा, जीएसटी भी 95,000 पे ये अप्लीकेबल होगा। कोई भी डिस्काउंट जो दिया गया है या तो सप्लाई के टाइम पर या सप्लाई से पहले, या तो हो सकता है कि आपने अब आपका और मेरा जब एग्रीमेंट हुआ तब मैंने आपको बोल दिया कि आपको 2% 5% डिस्काउंट दे दूंगा, या फिर उस टाइम नहीं बोला तो मैंने सप्लाई करते टाइम मैंने आपको बोल दिया कि आपको 2% 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर कोई भी डिस्काउंट मिला है सप्लाई से पहले पहले तो उसे हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। इस पॉइंट में कोई डाउट? इसमें इतना याद रखो कि कोई भी डिस्काउंट जो सप्लाई करने से पहले या फिर सप्लाई तक दिया गया हो उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई से पहले पहले दिया गया हो। इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो जो भी इनवॉइस इश्यू किया गया है ये ड्यूली रिकॉर्डेड होना चाहिए, उसमें रिकॉर्डेड है तो इस प्रकार के इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मीन्स एक्सक्लूड कर देंगे। और जो जीएसटी लगेगा वो इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उसी पे जीएसटी लगेगा और वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। जैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो जो 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो उसको तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। फिर बचेगा कितना, 90,000, 90,000 पे जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो जाऊंगा। कोई डाउट? नो सर, अब ओके। देखो नया सेक्शन आ रहा है, नया क्लोज आ रहा है इसका, वो आ रहा है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है हमें कि कोई भी डिस्काउंट, यहाँ पे भी डिस्काउंट की बात करेगा, जो कब दिया गया है, आफ्टर द सप्लाई। मीन्स फर्स्ट पॉइंट में तो हमने क्या पढ़ा कि वो डिस्काउंट जो सप्लाई या फिर सप्लाई होने से पहले पहले दिया गया हो। लास्ट ड्यू डेट हो गई, लास्ट टाइम हो गया उसका कि सप्लाई की डेट, कि सप्लाई की डेट तक हमें वो डिस्काउंट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई डिस्काउंट है जो सप्लाई होने के बाद भी दिया गया है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं कौन सा, कैश डिस्काउंट। और एक और होता है ना कौन सा, कि अगर कोई भी सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया गया है तो उसे हम बोलेंगे आफ्टर सप्लाई का डिस्काउंट। मीन्स एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड इफ, अगर सप्लाई होने के बाद कोई भी डिस्काउंट दिया गया है जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है किस पे, अब 2 पॉइंट बता रहा है हमें। 2 पॉइंट कौन से, कि सच डिस्काउंट वाज नोन एज एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स वो जो डिस्काउंट था उसके लिए मैं एग्री कब हो गया था, बिफोर सप्लाई उसके लिए हम एग्री हो गए थे। मीन्स हमें पहले से पता था कि आप लोग मेरे से कोई भी गुड्स या सर्विस लोगे, खरीदोगे, तो मैं ऐसी सिचुएशन में आपको गुड्स वो डिस्काउंट दूंगा। मीन्स जिस डिस्काउंट के बारे में हमें पहले से पता हो वो बता रहा है फर्स्ट ए पॉइंट में। तो दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कि हम लोगों में कोई भी एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत मैंने आपको डिस्काउंट दिया है। इंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो सप्लाई होने से पहले पहले इंटर किया गया। एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइस, वो जो भी अपना सप्लाई का इनवॉइस इनवॉइस रहेगा उससे डायरेक्टली लिंक करता हूँ। जैसे आपने मेरे को बोला कि सर हमें 1 लाख रुपए का माल चाहिए, मैंने उस टाइम आपको कुछ नहीं बोला, इतना बोला कि अगर इन फ्यूचर आप खरीदोगे मेरे से माल तो हो सकता है मैं आपको 2% 5% डिस्काउंट दे दूं। इट मीन्स वो पहले से ही नोन है या फिर उसके लिए हम पहले से ही एग्री हो गए हैं।
तो इस प्रकार का जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा उसे भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जो कब दिया गया है, जो भी इनवॉइस है सच इनवॉइस से रिलेवेंट रखता हो। मीन्स अब अगर इन फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपए का या जो भी जितने का भी गुड्स की सप्लाई करूंगा, तो वो डायरेक्टली उससे लिंक कर रहा है, और जो भी उसका इनवॉइस इश्यू करूंगा उसमें से मेरे को वो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने 1 लाख रुपए का बेचा और 10,000 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो कितने पे, 90,000 पे एप्लीकेबल होगा। क्यों 90,000? अपनी 90,000 बनी है। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या बता रहा है। अब दूसरा बता रहा है कि कोई भी आईटीसी एज एट्रीब्यूटेबल, कोई भी आईटीसी जो एट्रीब्यूटेबल है, मींस आईटीसी अवेलेबल है टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि ऐसा डिस्काउंट जिसका हमें पहले से कोई पता नहीं हो, मीन्स हमें कोई भी पता नहीं हो। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आप मेरे एजेंट हो, आपको मेरे, सॉरी एजेंट नहीं, तो जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी आईटीसी एट्रीब्यूटेबल हो, मीन्स आईटीसी मिल रही हो हमें। जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल बेचा, वो आज उधार में दे दिया, मैंने आपको उधार में दे दिया, इन फ्यूचर आप पेमेंट करोगे मेरे को। तो आज अगर मैंने जो माल बेचा वो कितने का बेचा है आपको, 1 लाख रुपए का मैंने आपको बेचा है। ठीक है, इनवॉइस कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का हो गया। मैं सप्लायर हूं, तो मैंने जो आईटीसी ली है वो कितने पे ली है, 1 लाख रुपए पे ली है। ठीक है, अब इन फ्यूचर मैंने आपको क्या बोला, इन फ्यूचर मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया और आपसे 90,000 ही लिए। कितने लिए, 90,000 या फिर 80,000। तो अब जो मेरे को आईटीसी मिलेगी वो कितने पे मिलेगी, 90,000 पे मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 18% रेट से टैक्स पे किया था, तो 1 लाख का 18% 18,000 रुपए का जीएसटी मैंने पे कर दिया था उस टाइम पे जब इनवॉइस इश्यू हुआ था। और अब मैंने इन फ्यूचर आपको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। जैसे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितनी रही अपनी, 90,000। इट मीन्स आप जो रिसिपेंट हो वो मेरे को जीएसटी कितने पे करोगे, वो मेरे को आप 90,000 पे जीएसटी पे करोगे। 90,000 का जीएसटी कितना बनेगा, 18%। अपना 90,000 का 18% बनेगा 16,200, ये जीएसटी बनेगा। अब मैंने देखो आईटीसी तो कितनी ले रखी है, 18,000 ले रखी है, और जो मेरा आउटपुट टैक्स बना वो कितना बना, वो 16,200 का बना। इट मीन्स मैंने ज्यादा आईटीसी ले रखी है यहाँ पे, आईटीसी ज्यादा ले रखी है, कितनी, 800 और 1,800 रुपए, 1,800 रुपए मैंने ज्यादा आईटीसी ले रखी है। तो जो ये आईटीसी मैंने एक्सेस ले रखी है इसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, वापस से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आया कुछ समझ में। जैसे पहले पहले अपना इनवॉइस बना वो 1 लाख रुपए का बना, मैंने आपसे जीएसटी कितना चार्ज कर लिया, 18% चार्ज कर लिया, और इनवॉइस वैल्यू पे कर लिया, कितना हुआ, 18,000 हो गया, 18%। लेकिन बाद में मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, कितना, 10,000 का, या फिर एक फिक्स परसेंटेज में हो सकता है। तो 90,000 अपना 10,000 का डिस्काउंट लेस करने के बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी, 90,000। अब जो एक्चुअल आप रिसिपेंट हो वो मेरे को जो जीएसटी पे करोगे वो कितने पे करोगे, वो मेरे को पे करोगे आप 90,000 पे। 90,000 पे 18% पे करोगे तो कितना पे करोगे, 16,200 पे करोगे। और मैंने जो जीएसटी की आईटीसी थी वो कितने पे ले रखी है, 1,18,000 पे, 1 लाख पे 18% की ले रखी है। मीन्स 18,000 रुपए की मैंने आईटीसी ले रखी है। लेकिन मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 16,200 है, तो मैं 18,000 की आईटीसी कहाँ से ले पाऊंगा। तो मीन्स जो मेरा ये है, मुझे जो आईटीसी मिलेगी सप्लायर को वो 16,200 की मिलेगी, और जो एक्सेस पोर्शन मैंने अवेल कर लिया वो मेरे को वापस से रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, हो गया 18,000 रुपये मैंने आईटीसी ले ली, और लेने के लिए लाइबल कितने के लिए हूँ, 16,200 के लिए। तो मैंने 1,800 रुपये ज्यादा आईटीसी ले ली, तो ये 1,800 रुपये की आईटीसी वापस से करनी पड़ेगी। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहां पे बेटर समझ में आएगा।
इनमें देखो क्या बताया अब। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। अगर कोई डिस्काउंट सप्लाई होने के बाद में दिया गया है, इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उसे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट करेंगे। कब करेंगे, सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द एग्रीमेंट, ये हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए। सच डिस्काउंट इज लिंक्ड टू द रिलेवेंट इनवॉइस, वो इनवॉइस से लिंक करता हुआ होना चाहिए। प्रपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स बाय द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, जो भी सप्लाई का रिसिपेंट रहेगा उसके द्वारा आईटीसी रिवर्स की जानी चाहिए। तो हमने कितने पॉइंट पढ़े, ये तीनों के तीनों पॉइंट पढ़े। ठीक है, तो आंसर आएगा अपना ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आ रही है सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है तो हम उस वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करते हैं या फिर एक्सक्लूड करते हैं। मीन्स अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है तो वैल्यू निकालते टाइम उसे इंक्लूड नहीं करते, इग्नोर करते हैं उसे। अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हमें हमने क्या पढ़ा था, इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू बिल्कुल करें, जस्ट नोट नोट का। उसके बाद फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द वॉश, वॉश इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नोट इंक्लूडेड इन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी के लिए इंक्लूड किसको नहीं किया जाता है, टेकिंग चार्ज को किया है, इंटरेस्ट को किया जाता है, इंस्टॉलेशन चार्ज को किया जाता है, बट